फिर मैंने देखा तो उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा था, मतलब कुछ हिल रहा था। मुझे लगा यार कोई इंसान का बच्चा है क्या है, ऐसे कुछ फील नहीं आया डॉग होगा। तो मैं फिर डस्टबिन में अंदर कूद गया। फिर मैं अंदर गया और उनको फिर मैंने निकाला वो बैग को। जब खोला तो उसमें डॉग था, एक इंसान पूरे एक पाइपलाइन के अंदर में था। उसका पूरा शरीर पे कम से कम लाखों कीड़े होंगे। और उसका पैर पूरा सड़ गया था, उसमें सिर्फ नसें लटकी हुई थी और पूरा पैर खा गए थे कीड़े। और इतनी गंदी स्मेल थी उस जगह पे कि वहाँ पे आदमी 100 मीटर 150 मीटर के एरिया में कोई वहाँ से क्रॉस भी नहीं कर रहा था। पूरा रोड था डिवाइडर, लेकिन आदमी उस तरफ जाके तब उस जगह को क्रॉस कर रहे थे। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियलिटी। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं एक रियल लाइफ हीरो को, जिनका नाम है तरुण मिश्रा। वो इतने यंग एज में 3000 से भी ज़्यादा एडल्ट्स को, बुज़ुर्गों को रेस्क्यू कर चुके हैं। उनके बहुत ही सारे शेल्टर होम्स हैं। उनके साथ जो हमने पॉडकास्ट शूट करा वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ शूट हुआ है। उन्होंने अपनी सारी लर्निंग्स जो उन्होंने इस जर्नी में सीखी है वो बताई है। प्लस उन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया कि वो कैसे लोगों को रेस्क्यू करते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि आप कैसे उनके जैसे बन सकते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, आराम से इस कन्वर्सेशन को सुनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाय तरुण, वेलकम टू रियलिटी। आप रेडी हो बहुत सारी रियल बातें करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके साथ आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। चलो शुरू करते हैं। तो तरुण, आप ये बताओ कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाला तो कहते हैं कि हम लोग पूरे इंडिया से ही हैं, लेकिन काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मैं रहा हूँ। जन्म मेरा बिहार में हुआ है, फिर आगे दिल्ली में रहा हूँ, फिर अभी गुजरात में रह रहा हूँ। तो जहाँ आज के तरुण को तो हम सब जानते हैं, बट हम थोड़ा पहले चलते हैं आपकी लाइफ में। कैसी थी आपकी अर्ली लाइफ और कैसे आपने चालू करा ये सब सोशल वर्क की दुनिया में, कैसे आया? पहले की लाइफ काफ़ी कठिनाई भरी थी, स्ट्रगल भरी थी। लेकिन कहते हैं स्ट्रगल भी बोलना सही नहीं रहेगा, हर कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा होता है। वो समय हमें सिखाता है। शायद मुझे ज़्यादा सीखना पड़ा, इसलिए आज मैं ये चीज़ें अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो वैसे जैसे मैंने बताया, हमारी पूरी फैमिली दिल्ली के अंदर ही रहती थी और मैं भी यहीं पे 5वीं तक भी मैंने यहीं पढ़ाई की है। फिर 6ठी में किसी कारण से पढ़ाई छोड़ना पड़ा परिवार को सपोर्ट करने के लिए। किस कारण से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी? पापा का जॉब चला गया था, जॉबलेस हो गए थे, तो मुझे लगा कि मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो यहीं पे दिल्ली में सरोजनी नगर मार्केट है, वहीं पे मैंने एक दुकान शुरू की। फुटपाथ पे धार्मिक पुस्तकों की, तो वो बेचता था, फैमिली में सपोर्ट होता था और टाइम देना पड़ता था मार्केट में। तो एजुकेशन कहीं ना कहीं छूट गया। फिर उसके बाद नाना जी आए, गांव ले गए और मेरा जो काम था वो मेरे पापा करने लगे, अच्छा चल रहा था। फिर मैं वापस गांव चला गया, बिहार। फिर मैंने 10वीं 12वीं सब बिहार से कंप्लीट की है और यही है। फिर उसके बाद बिहार में आपकी 12th कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करा? उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। अरे वाह, आप इंजीनियर हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं हूँ। तो मुझे इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे आया, मैं एडमिशन लिया, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में रहना और अपना कहते हैं कॉलेज का फ़ीस, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल था। तो एक एनजीओ से कांटेक्ट किया कि हाँ मुझे रहने की जगह या ऐसी कुछ मिले। तो उन्होंने मुझे शेल्टर होम में जगह दी कि आप शेल्टर में रह सकते हो। और मैं वहीं शेल्टर में रहता था, वहीं से कॉलेज जाना और शेल्टर में रह के और 1-2 ट्यूशन भी पढ़ाता था और अपनी ज़िंदगी चला रहा था। फिर अचानक से लाइफ में दोबारा टर्न आया, फादर का डेथ हो गया, वो नहीं रहे। तो फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और अब पहले तो सिर्फ अपना देखना था, फिर था कि घर का भी देखना है, मम्मी का देखना है, भाई का देखना है, परिवार का देखना है। तो फिर मैं आ गया गुजरात यहाँ पे। तो आपने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, मैंने फाइनल ईयर में पढ़ाई छोड़ दी है। 3rd ईयर तक मैंने बीटेक किया है और 4th मैंने कंप्लीट नहीं किया। और गुजरात आ गया कमाने के लिए, वहाँ पे मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं। तो कमाने गए थे वहाँ पे 4 टी-शर्ट लेके। राइट। तो जब आप उस शेल्टर में रहते थे तो तब आप सोचते थे कि मैं अपने भी शेल्टर खोलूंगा, मेरे खुद के भी शेल्टर होंगे? नहीं, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, क्योंकि मेरा बस एक ही मन था कि मुझे अच्छा लगना है। आज भी है, तो आज भी मेरा कोई प्लान या फ्यूचर नहीं है कि मुझे अपने शेल्टर्स खोलने हैं या मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे इतना बड़ा करना है। मेरा ये है कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो करना है। बट आप ये बताओ, जैसे फिर आप दिल्ली से आप गुजरात चले गए तो क्या काम करना स्टार्ट करा आपने वहाँ पे? वहाँ पे मेरे मामा का बिजनेस था ट्रेडिंग का, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं कि हम कहीं भी जो रिटेल शॉप पे जाके देते हैं, तो उनके पास डिस्ट्रीब्यूशनशिप एजेंसी है। तो वहाँ पे मैं उनके साथ जुड़ा
और हम लोग क्या है, मैं ऑर्डर पे जाता था, काउंटर पे जाना, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऑर्डर लिख के लाना, फिर आके उसको पैक करना, उसको फिर वापस डिलीवरी करने जाना, बिलिंग करना, तो वही काम मैं करता था। साथ में फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई प्राइवेट लिमिटेड, फिर मैंने मैन पावर कॉन्ट्रैक्ट का काम शुरू किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। फिर क्या है कि मैं एनजीओ के साथ जुड़ के भी काम किया, मेरा खुद का एनजीओ नहीं था तो मैं एनजीओ के साथ जुड़ा, ज्योति सामाजिक सेवा संस्था, उसमें जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहा। फिर मैंने अपना एनजीओ भी बनाया, हेल्प ड्राइव फाउंडेशन। अच्छा, तो थोड़ा सफ़र बताओ पहला एनजीओ खोलने का। पहला मैंने 2018 में जो है फर्स्ट शेल्टर होम मिला, जब मैं मतलब प्रोफेशनली एक शेल्टर के साथ वर्क कर रहा था। तो 20 नवंबर 2018 उस दिन वो शेल्टर की शुरुआत हुई और मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया। मैंने उसको एक मॉडल शेल्टर की तरह क्रिएट किया और पूरे गुजरात में वो मॉडल शेल्टर बना। अलग अलग स्टेट के लोग उसे देखने आए और यूनिसेफ की टीम, टाटा ट्रस्ट ने भी हमारे साथ काम किया। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से सीखने के लिए भी मिला और खुद का भी कहते हैं डेवलपमेंट हुआ और हम जान पाए कि कैसे इस काम को हम प्रोफेशनली कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन ला सकते हैं। सिर्फ एक पिक्चर क्रिएट करना या इमोशन क्रिएट करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि हम कितने डेप्थ तक उस चीज़ को समझ रहे हैं, इसकी जड़ कहाँ है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा। इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी ज़रूरतें होती हैं। हमें गवर्नमेंट को साथ में लेके काम करना पड़ता है, पब्लिक अवेयरनेस को साथ में लेके काम करना पड़ता है। तो जब ये कंबाइंडली होगा तभी हम एक परमानेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, एक परमानेंट सॉल्यूशन दे पाएंगे इस सोसाइटी के लिए। सिर्फ एक इंसान या एक पर्सन से ये चीज़ नहीं होगी। तो उसके लिए जो भी स्टेप्स मुझे लगते रहे गवर्नमेंट के लिए, तो हमने सारी स्पेसेस, जो सारे शेल्टर होम्स हैं वो गवर्नमेंट के प्रीमाइसिस में है, गवर्नमेंट की जगह है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम तो बस उसका यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों को रख रहे हैं, ला रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट की स्कीमों से जोड़ना कि चलो कुछ लोग हैं सीनियर सिटीजन से, उनको अगर पेंशन मिल सके, कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स का बच्चों को लाभ मिल सके, तो हम उन्हें एक प्लेस पे रख के उन सब चीज़ों से उनको कनेक्ट कर पाए। तो ऐसे गवर्नमेंट का, फिर पब्लिक का यूज़ किया कि गवर्नमेंट हमें एक पार्ट तक सपोर्ट करेगी, तो पब्लिक का सपोर्ट होना चाहिए, वॉलंटियर सपोर्ट होना चाहिए। लोग हमारे शेल्टर में आने लगे, खाना खिलाने लगे, बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे, ये सारी चीज़ें होने लगी। फिर सोशल मीडिया पे मैंने स्विच किया कि नहीं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक सिटी में कर रहा हूँ, एक स्टेट में कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरे अपने पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कैसे इम्पैक्ट आएगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ सोशल मीडिया है। आज के टाइम पे हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। कहते हैं, एक ऐसा सर्वे ने भी बताया कि हम लोग अपना 2 से ढाई घंटा एवरेज हर सिटीज़न मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे निकालता है। तो ये एक बेस्ट वे हो सकता है हमें अपनी चीज़ें, ह्यूमैनिटी लोगों तक पहुंचाने की। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे हेट कमेंट्स आ ही जाते हैं, बट आई एम श्योर आप तो मैन विद नो हेटर्स हो, क्योंकि इतना मैं भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता होगा आपको ये देख के कि कितने लोग काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम कोई भी कहते हैं ना, कंप्लेन तो इंसान भगवान से भी करता है। हर कोई हर चीज़ को खुश नहीं कर सकता। आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कैसा भी काम कर रहे हो, उसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ मिलेंगे। कोई एक प्लेयर भी होता है, जब वो अपने कैरियर की शुरुआत करता है, हो सकता है उसके फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करें। तुझे क्या लगता है तू खेल के सचिन बन जाएगा? नहीं, क्या पता वो कोहली बन जाए। तो ये चीज़ें हर किसी को फेस करनी पड़ती है और उसी से हमें आगे आना पड़ता है। हम जब सोसाइटी में अच्छा कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि मैं एक इंसान हूँ और मेरी भी एक लिमिटेशन है, और इतने बड़े 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, उसमें कितने लोग तकलीफ में हैं, कितने लोग प्रॉब्लम में हैं। हर जगह से फ़ोन आएंगे, हर जगह से कॉल आएंगे। अब मैं हर जगह, कहते हैं ना, एक सुपर हीरो की तरह कि हाँ मैं अभी गुजरात में हूँ, फिर मैं तुरंत बिहार पहुँच गया, फिर मैं तुरंत उड़ीसा पहुँच गया, फिर मैं वापस गुजरात आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हर आदमी एक आशा के साथ हमें कॉल करता है कि नहीं, हमारी हेल्प होनी चाहिए और करना भी चाहिए। उनका दर्द, उनके लिए उनकी प्रॉब्लम बड़ी होती है, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं वही काम कर रहे होते हैं और कुछ की भी हेल्प कर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये सोशल मीडिया पे इसलिए डाल रहे हैं कि लोग इससे सीख के वो भी ऐसा करें, तभी हम कंबाइंडली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं डाल रहे हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे थ्रू ही होगा और आप मुझे ही कॉल करो, आप मेरे को ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ऐसा नहीं होता है। और ना मैं कर सकता हूँ, मेरे पास भी उतना ही टाइम है, वर्किंग आवर है जितना सबके पास है। तो उसमें आप समझ सकते हो कि एक हेल्प का जो सीक्वेंस होता है उसमें 4 घंटे 5 घंटे जाते हैं।
जबकि आप वीडियोस में देख रहे हो, हम तो उसे 10 मिनट में चलो एक क्लिप बना के देते हैं। तो अगर आप दिन भर भी करोगे 3 से 4 से 5 रेस्क्यू कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। जब आपके पास दिन के 500 रेस्क्यू आएंगे तो कहीं ना कहीं एक टीम की ज़रूरत होगी, एक लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत होगी। तो काफ़ी लोग होते हैं, हम लोग यही चाहते हैं वो भी अपने आसपास लोगों की मदद करें। तो तरुण, अभी आपके कितने शेल्टर्स हैं और कहाँ कहाँ है वो? जी, अभी 22 शेल्टर होम है, और जिसमें से मोस्टली गुजरात में है। गुजरात के अलग अलग सिटीज़ में, अहमदाबाद में है, सूरत में है, बड़ौदा में है, आनंद में है, और हमारा नवसारी में है। तो अलग अलग सिटीज़ में है। और मुंबई में भी हमारे शेल्टर्स हैं। तो मुंबई में कम है, छोटे शेल्टर है, लो कैपेसिटी में। जिस हिसाब से मुंबई में प्रॉब्लम है उतनी बड़ी शेल्टर नहीं है। तो ये 1 से 22 शेल्टर में आप कितना टाइम लगा आपको? ये टोटल 4 ईयर का जर्नी है, 4 साल लगा और होता चला गया। और आपने लगभग कितने रेस्क्यूज कर लिए होंगे अब तक? मोर देन 3000 रेस्क्यूज हैं। अच्छा। जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वीडियोस जो होते हैं वो एक मोटिवेशन पार्ट है, वो हमारे काम का 5% भी नहीं होता है। उसमें तो उल्टा टाइम टेकिंग है कि आप जो कर रहे हो उसको शूट करो, उसके बाद उसको आप एडिट करो, उसके बाद उसको आप अपलोड करो, तो वो टाइम टेकिंग है। उस पूरा वही पैटर्न नहीं है कि सिर्फ जो वीडियोस बन रहे हैं वही हेल्प हो रही है। हमारी एक टीम बैकग्राउंड में काम कर रही होती है। हमारी रेस्क्यू वैन है, 4 रेस्क्यू वैन है। तो जो हमारे शेल्टर के नियर बाई एरिया है, जहाँ तक हमारी टीम जा सकती है, जो अप्रोचेबल है, वहाँ पे रेस्क्यूज़ होते हैं। हमारी रेस्क्यू टीम जाती है, उनको लेके आती है। जो हम एक पैटर्न दिखाते हैं वीडियो में, वैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। मैं वहाँ रहूँ नहीं रहूँ, वो पैटर्न चलता रहता है। बट आपकी वीडियोस की भी सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर काम आप खुद कर रहे होते हो, जो कि देख के बहुत अच्छा लगता है। और इसी से और लोग भी मोटिवेट होंगे कि अगर तरुण कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो एक मेरा शौक है। मैं कोई भी ये एनजीओ बनाना उद्देश्य नहीं था कि मुझे एनजीओ बनाना है, मुझे ये करना है। आज मेरी पूरी टीम है, काफ़ी लोग मोटिवेट। अगर मैं खुद उस काम को नहीं कर सकता हूँ तो मैं किसी से ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखूँगा कि वो उस काम को करे। ऑफ कोर्स मेरे पास है, मैं मैन पावर भी अफोर्ड कर सकता हूँ। 150 लोग एम्प्लॉयड भी हैं जिनकी सैलरी जा रही है। मैं किसी को भी बोलूँगा आप ये कर दो, कर देगा, लेकिन उससे मुझे फील नहीं आएगा और मेरी टीम मोटिवेट नहीं होगी। तो इसलिए मैं वो सारे काम खुद से करता हूँ कि वो ब्लेसिंग, वो फीलिंग जो है मुझे भी तो चाहिए, जिससे मुझे चार्जिंग मिलती है। जी। तो तरुण, अपने सबसे डिफिकल्ट रेस्क्यू के बारे में कुछ बताइए। एक इंसान पूरे पाइपलाइन के अंदर में था, उसका पूरा शरीर पे कम से कम लाखों कीड़े होंगे, और उसका पैर पूरा सड़ गया था। उसमें सिर्फ नसें लटकी हुई थी और पूरा पैर खा गए थे कीड़े। और इतनी गंदी स्मेल थी उस जगह पे कि वहाँ पे आदमी 100 मीटर 150 मीटर के एरिया में कोई वहाँ से क्रॉस भी नहीं कर रहा था। पूरा रोड था, डिवाइडर, लेकिन आदमी उस तरफ जाके तब उस जगह को क्रॉस कर रहे थे। तो उनका रेस्क्यू करना था। वहाँ पहुँचा, पहले पहुँचा तो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे भी। तो समझो कि मैंने मास्क लगाया, वो भी 3 लेयर ऑफ मास्क, तो कितना ज़्यादा वो होगा। उसके बाद भी वो स्मेल था ही। तो वहाँ पे मैं गया, उनको पाइपलाइन से निकाला, एम्बुलेंस बुलाई, उनको लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए तो कोई डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा है, सब भाग रहे हैं। फिर भी मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहा। एक छोटा मतलब डॉक्टर का असिस्टेंट ही होता है, वो रेडी हुआ, वो आया, सारे जो सामान होते हैं वो डेटॉल वगैरह सारी चीज़ लेके ड्रेसिंग का, तो फिर हमने उसका ड्रेसिंग करवाया और फिर उनको लेके शेल्टर होम तक गए। तो ऐसे चैलेंजेस रेस्क्यूज भी होते हैं कि शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मोमेंट भी हुए हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है कि उनको उठाना, उनके अंदर कुछ भी जान नहीं है, उनको हम लेके आ रहे हैं। लेके आने के बाद सारी चीज़ें करते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, लाते हैं शेल्टर पे, और उसी प्रोसेस में उनका डेथ हो गया। तो काफ़ी लोग कहते हैं इस हाथ में मेरे कम से कम 20 से 21 लोगों की डेथ हुई है। तो वो बड़ा इमोशनल होता है कि हमने एक अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर ये सोच के अपने आप को मना लेते हैं कि यार इनकी जो मौत रोड पे होती आज एक रिस्पेक्टफुल हो रही है और उनका क्रिमिनेशन हो रहा है, उनका जो है अंतिम क्रियाक्रम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। इस आपके पूरे सोशल वर्क के करियर में सबसे इमोशनल फेज कौन सा रहा है? ये शुरू में जब मैं था इन चीज़ों से, जब लोगों के दर्द सुनता था, फ़ोन आते थे, कोई दादी को देख रहा हूँ, कोई ऐसे रोड पे बैठी हैं जिनका परिवार भी है, बहुत सारे ऐसे, तो उसमें बहुत इमोशनल हो जाता था कि ऐसा कैसे। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता गया ना, तो वो इमोशन भी मेरे अंदर से गायब होने लगा। अभी ये फेज़ है कि वो इमोशन है, मुझे किसी को दुख में देख के दुख होता है, कोई मुझे फ़ोन करता है, मैं उनके प्रॉब्लम को समझता हूँ कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिससे तो एक ट्रीटमेंट की तरह काम चल रहा है। पहले क्या था कि कंप्लीट इमोशन था। जैसे अभी लोग जो देखते हैं, जो हमारे व्यूअर्स होते हैं,
तो पूरा इमोशन होते हैं, वो रो भी देते हैं वीडियो को। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि आपके हर वीडियो देख के रोना आता है। हम पूरे इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को फेस कर रहा होता हूँ फिर भी नहीं रो रहा होता हूँ। तो वो एक हैबिट हो गई। जब हमने इतने सारे दुख देखे ना, बहुत अलग अलग तरह के, आई थिंक जितने भी टाइप के दुख है उसका एग्जाम्पल मैंने लाइव देखा होगा। तो फिर एक टाइम के बाद ना कोई छोटा मोटा दुख हमसे इग्नोर होने लगता है कि यार ये तो बिना बात का परेशान हो रहा है। फिर उसको हम मोटिवेट करते हैं, ऐसा भी है, रेफरेंसेस दिखाते हैं। कुछ टाइम पहले ही बहुत ऐसे लोग होते हैं कि परेशान होते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ नहीं है, हमारी फैमिली, हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, उन्हें बुला लेते हैं, शेल्टर होम पे आते हैं। जब लोगों को देखते हैं वो अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं यार हमारे पास तो बहुत कुछ है, इनके पास तो वो भी नहीं है। और वैसे भी सोल्यूशन इमोशनल होना नहीं है ना, सोल्यूशन तो काम करना है। बिल्कुल, इमोशन के साथ साथ हमें चीज़ों को अनुभव कहते हैं वो भी आ जाता है। बहुत लोग होते हैं कि ये दुनिया आपको पता है किस तरह है, उस इमोशन का गलत फ़ायदा भी, हाँ चलो ये इमोशनल आदमी है, आप मान लो इमोशनल हो, तो आपके पास वो इमोशन का फ़ायदा उठाएंगे, दुख होके आएंगे, आप कहोगे यार तो बहुत दुखी है, और फिर वो गलत करेंगे, फिर आपका अनुभव ख़राब रहेगा, फिर आप किसी की हेल्प नहीं करोगे। मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि मैं भी हेल्प करना चाहता था, करने गया, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, वो बंदे ने मेरे से पैसा ले लिया, फिर ऐसा ऐसा किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अब मैं किसी की नहीं करता। तो एक बहाना लेके हमने नेगेटिविटी को काम करना बंद कर दिया। तो नेगेटिविटी से रुकना नहीं होता है। आपने पहले जो क्वेश्चन किया था कि नेगेटिव आते हैं या नहीं आते, मेरे कमेंट में तो मैंने नहीं देखे, लेकिन एक दो लोगों के आते होंगे, तो उनका नेगेटिव होना जायज़ है। कहीं ना कहीं हम सब पर्सनल होते हैं, हम कहीं डिसअपॉइंट होते हैं कि चलो उन्होंने मुझे कॉल किया होगा किसी चीज़ के लिए, और या तो वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पाया होऊंगा जो मेरे क्राइटेरिया में नहीं आता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि हमने ये पूरा स्ट्रक्चर ही जो है नॉन फाइनेंस का स्टार्ट किया है। कहीं भी हमारे सोशल मीडिया पे, कोई भी जगह पे, कोई अकाउंट नंबर, कोई गूगल पे, कोई भी तरह से बोलना कि आप हमें डोनेट करो, या प्रॉब्लम दिखाना पहले, फिर फंडिंग करना, फिर सॉल्यूशन, वो नहीं। पूरा एक कंप्लीट वीडियो होता है जिसमें स्टार्ट से एंड तक है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। हमारा टैगलाइन भी है, आपका थोड़ा सा समय किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हेल्प करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों से, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम। हम आपकी वीडियोस में भी देखते हैं आपका ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है ओल्ड एज लोगों की तरफ, उसका कोई खास रीज़न? खास रीज़न तो मैं पर्सनल रीज़न नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज के टाइम पे हमारे जो देश में है सबसे ज़्यादा बुजुर्ग परेशान हैं। आप अपनी पूरी ज़िंदगी समझो एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीते हो। बहुत ऐसे बुजुर्ग हैं, सिंगल हैं, शादी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, उन्होंने कभी किसी के हाथ नहीं फैलाया, लेकिन जब अपना शरीर साथ देना छोड़ देता है तो हम कैसे भी रिश्ते पे बोझ बन जाते हैं। और ये चीज़ें होती हैं। जब बुजुर्ग के साथ क्या है, वो जब तक हाथ पैर चलता है वो नौकरी करते हैं, छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी, और अपना सर्वाइवल करते हैं। लेकिन जब उनका ये चीज़ एक समय के बाद हर किसी के साथ वो होना है, तो जब वो चीज़ काम करना बंद होता है तो लोग उन्हें एक सामान की तरह ट्रीट करते हैं। बहुत लोग घर में भी है, फैमिली अपनी रेस में बिजी है, जा रहे हैं आ रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उनकी डाइट भी आप देखो तो एक रोटी दो रोटी से ज़्यादा कोई भी बुजुर्ग नहीं खाता है। उन्हें सिर्फ चाहिए होता है प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान, कि कोई उनसे अच्छे से बात कर ले, कोई उनके साथ बैठ जाए, कोई वो करे। तो जब वो उनको घर में नहीं मिलता है ना, तो या तो खुद घर छोड़ के चले जाते हैं, या तो वो कहते हैं यार इससे अच्छा तो हम ओल्ड एज होम में रहेंगे, 4 लोग मिलेंगे बात करने के, क्योंकि वो लाइफ का सबसे लास्ट टाइम होता है जब इंसान अपने पूरी ज़िंदगी का कैलकुलेशन कर रहा होता है कि मैंने अपने बच्चों को ये बनाया, मैंने अपने समाज के लिए ये किया। तो बहुत टफ होता है। तो उन्हें अगर हम एक प्यार देना तो शायद उनकी लाइफ 1-2 साल बढ़ जाए और वो उसको अच्छे से जी सके। वीडियो बनाना या वीडियो देखना, मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप मुझे हीरो बनाओ। यहाँ क्या है कि हमारा ट्रेंड ही चलता आ रहा है, मैंने अगर कुछ अच्छा किया वीडियो, नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप भगवान हो, आप हीरो, मुझे हीरो मत बनाओ, आप सब हीरो बनो। सब चीज़ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में बहुत आगे हैं। हमें कोई एक बंदा दिखा कि नहीं यार इसने मदद किया, लग गए फ़ोन करने, भाई यहाँ एक आदमी दिख रहा आप ले जाओ, यहाँ आप दिख रहा ले जाओ, आप जाओ इसकी मदद कर दो, आप ये कर दो। यार आप क्यों नहीं कर सकते? ये बंदा कोई अलग अवतार थोड़ी लिया है, इस बंदे ने कोई अच्छे, ये ऐसा तो नहीं है मिलियनर घर से, ये वहीं से आया है, शायद आप भी वहाँ से नहीं आए हो, उससे भी ज़्यादा गरीब फैमिली से, गरीब स्ट्रगल देख के, और तब ये चीज़ कर रहा है। तो हिम्मत और दिल चाहिए। आप थोपो मत किसी पे, उसका खुद आगे बढ़ो, खुद जरिया बनो कि नहीं मुझे भी ये करना है। जैसे आप परिवर्तन की बात कर रहे हो, तो ऐसा आपने क्या चेंज देखा है, क्योंकि आपके मोस्टली शेल्टर्स गुजरात में ही हैं, तो गुजरात में ऐसा आपने क्या चेंज देखा है आफ्टर स्टार्टिंग ऑल ऑफ दिस? देखिए गुजरात में काफ़ी चेंज है। गुजरात में अभी मैं ये देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ होमलेस बहुत कम हो गए। मैं मुंबई भी स्विच किया, रीज़न यही है
कि वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। मुंबई में आज जाता हूँ, मेरे पास 100 रेस्क्यूज पेंडिंग होते हैं। गुजरात में आप अभी भी ढूंढोगे ना, जल्दी आपको नहीं मिलेगा, रेयरली मिलेंगे होमलेस। वो भी ऐसे मिलेंगे जो चलो मेंटली रिटायर्ड हैं या कोई नशे वाले हैं कि उसको दारू वारू की लत है तो पड़ा हुआ है। नीडी वाले नहीं मिलेंगे। इतने ज़्यादा आश्रम हैं, इतने ज़्यादा सोशल वर्कर्स हैं। और गुजरात के बाहर भी ये इम्पैक्ट हो रहा है। जो बच्चे थे आजकल कॉल करते हैं मुझे, बोलते हैं भैया हम तो पहले गैंगस्टर को आइडल मानते थे, ये बनना है ये बनना है, आपके वीडियो देखे तो हम कह नहीं ये भी बन सकते हैं ना, इसमें भी तो सुकून है, इसमें भी तो हीरोगिरी है, तो हमें ये करना है। कुछ लोग हेल्प करते हैं फिर वीडियो भेजते हैं। जो इनफैक्ट जो बच्चे भी अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं कुछ, अब उनके मन में भी डर होगा कि तरुण आकर हाँ, डर ये है कि अभी जैसे दिखावे का समाज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब पेरेंट्स को जानबूझ के भी भेज देते हैं। और उसके बाद मतलब वो ऐसा अपने घर में, अपने सब सोसाइटी में, क्योंकि इमेज की सबको पड़ी है, भले वो खोखली इमेज हो, इमेज सबको चाहिए, तो उसमें वो सोसाइटी में ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे वो तो मिसिंग है, हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, कितने दूर हैं, जबकि उनको सब पता है कि वो कहाँ हैं, कैसे, किस हालत में। बहुत हमारे यहाँ पे उनके फैमिली मिल जाते हैं, फैमिली मिलने का बोलते हैं आप ही रखो यार, बहुत परेशान करते हैं हमको, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो अपने यहाँ ऐसे। तो वीडियो एक ऐसी चीज़ हो गई है ना कि कोई झूठ नहीं बोल पाता है, पहली बात। दूसरी बात, तुरंत सोसाइटी प्रेशर आ जाता है। हमने एक वीडियो किसी का ले लिया, अब उसके अड़ोसी पड़ोसी समाज सोसाइटी सब देखने लग गए। अब उसको बोले भाई तू क्या कर रहा है, उसको चारों तरफ से प्रेशर। तो अब लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि यार अगर मैं उनको बाहर छोड़ूं, कहीं मिल गया उनको तो फिर हो गया हमारा। तो ये भी एक कह सकते हैं डर के माध्यम से ही, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जब दूसरे को देखते हैं ना, माँ बाप सबके हैं लेकिन वो फील नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं हो पाते। जब वीडियो देखते हैं कि यार कोई माँ ऐसे रोड पे है, किसी के सर में पूरे कीड़े हो गए, उनके बच्चों ने छोड़ा, 1 महीने में उनकी हालत हो गई, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, तो बोलते हैं हमने अपने आपका वीडियो देखा ना तो हमको अपने माँ बाप के लिए और डबल प्यार बढ़ गया। आज मैं उनके पास जाकर बैठा, उनसे बात किया, उनको मतलब उनसे काफ़ी अटैच्ड हुआ, तो उनकी और ज़्यादा केयर करने लगे कि नहीं हमारे घर में तो माँ है, हमारे घर में तो मतलब फादर हैं, तो हमारे घर में तो बुजुर्ग हैं। तो वो देख के ही अभी का समाज सीख रहा है। रील्स भी आप देख रहे हो बहुत तरह के चल रहे थे, एक ट्रेंड था, लोग डांस कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जो भी अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वही सीख रहे हैं। वो डांस देखेंगे घर में वही स्टेप करेंगे, मिमिक्री देखेंगे तो घर में वही मिमिक। तो क्या पता ये भी 1-2 लोग सीख जाए तो कुछ अच्छा होगा। तो हम रील्स कल्चर में आ गए। मैं इनफैक्ट आज सुबह ही आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपने एक डॉग को रेस्क्यू करा था, थोड़ा उसके बारे में आप बताओगे ऑडियंस को? वो डॉग का रेस्क्यू मतलब ऐसा था कि मुझे ना कॉल आया था, ना ऐसा कुछ मुझे पता था कि उसमें डॉगी है। मैं वहाँ पे फ़ोन पे बात करते हुए घूम रहा था, मेरे शेल्टर के जस्ट सामने का ही डस्टबिन था वो। तो मैं ऐसे ही कॉल पे बात कर रहा था, मैं बात करते करते वॉक करता हूँ, मेरी आदत है। तो वहाँ पे 2-3 लेडीज़ बात कर रही थी कि कोई आया, उसने एक बोड़ा कोई जो है वहाँ पे फेंक दिया प्लास्टिक बैग को। तो वो चीज़ मेरे कान में स्ट्राइक हुई कि कोई फेंक दिया प्लास्टिक बैग को। मैं गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या क्या फेंक दिया। वो बोले पता नहीं, देखो ना कुछ बोड़े वहाँ पे जाके उन्होंने फेंक दिया है। तो मैंने शेल्टर से एक आदमी को बुलाया, 2 लोगों को, अपने टीम को, कि भाई तुम आ जाओ, कुछ यहाँ पे ऐसा है। तो भी नज़दीक में ही थे, सब भाग के आ गए। फिर मैंने देखा तो उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा था, मतलब कुछ हिल रहा था। मुझे लगा यार कोई इंसान का बच्चा है क्या है, ऐसे कुछ फील नहीं आया डॉग होगा। तो मैं फिर डस्टबिन में अंदर कूद गया। फिर मैं अंदर गया और उनको फिर मैंने निकाला वो बैग को। जब खोला तो उसमें डॉग था, और डॉग एकदम जिंदा था, और उसके सर में यहाँ पे पूरा डैमेज था। कहते हैं बैड स्मेल, और वो सड़ जाता है ना, कोई भी डॉग अगर उसके पैर हाथ में कहीं भी होता है तो वो उसको ठीक कर लेता है चाट के या किसी तरह से, उसको कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर सर पे किसी भी जानवर को अगर इंजरी हो गया तो वो लास्ट डेथ ही होता है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो, चाहे गाय हो कुछ भी हो, क्योंकि वो उनके टच से दूर होता है। तो इस तरीके से उसका वो हो गया। तो फिर मैंने एक एनिमल डॉक्टर, वो मेरे जानने वाले ही थे, उनको बुलाया और उनका पूरा जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद उसका हमने रेगुलर 3-4 दिन ट्रीटमेंट किया। वो डॉग एकदम मस्त हो गया, वहीं आसपास शेल्टर के घूमते रहता है। तो हो गई हेल्प, ऐसे ही है। तरुण, लोगों से तो आपको इतना प्यार मिलता ही है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है इस सब के लिए? घर वाले भी बहुत सपोर्टिव हैं, तभी मैं इस काम को कर पा रहा हूँ, क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, इनिशियली थोड़ा बहुत तो देखिए हमारी फैमिली केयर के टर्म में भी बोलती है, मम्मी हो या और भी कोई हो, कि ऐसे लोगों को छूता है, ऐसे लोगों की रेस्क्यू करता है। या फिर ये होता है कि चलो परिवार जब गरीबी से उठा होता है ना, कि हम चलो एक टाइम पे हम ऐसे
पतरे के मकान में रहते थे, या मम्मी ने वो स्ट्रगल देखा है हमें बड़ा करने के लिए, हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के कि कहीं ट्यूशन मेरा बच्चा पढ़ ले, उसके लिए फ़ीस का अरेंजमेंट करो, इधर उधर से मांगो। तो वो ज़िंदगी देखी ना, तो होता है कि नहीं अब बेटर लाइफ मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है। होता था कि भी मान लो मैं वो चीज़ें देखी है, मम्मी होती थी रात को 11 बजे सब्जी मार्केट जाना, और उस टाइम पे जाती थी। मैं पूछता मम्मी क्यों इतने रात को, बोला अभी ना सब सब्जी बिक जाते हैं, सस्ते होते हैं, तो हम साथ में लेके आ जाते हैं। तो मैं भी जाता था उनके साथ, लेके आता था। कभी कुछ फ्रूट मतलब बड़ी चीज़ लगती थी कि नहीं ये खाना है, तो वहीं पे रोने लगना मेरे को दिलाओ, लेकिन वो नहीं दिलाती थी कि भाई चलो बाद में, अच्छे नहीं होते, ये होते कुछ भी करके। तो वो भी माइंड से मतलब निकला नहीं है, बहुत छोटा था, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर है और वो चीज़ मोटिवेट करती है। तो मम्मी का कभी वो ऐसा होता है कि चलो आज तो हमारा सब कुछ सेट है, इतना तुम कर रहे हो तो तुम अपने बिजनेस पे करो तो और होगा। एक जो नॉर्मल लोग की महत्वाकांक्षा होती है कि हमें और मिले और आगे बढ़े, प्रॉपर्टी बने, तो वो भी उसी तरह से सोचती है और गलत नहीं है उनकी सोच। लेकिन क्या है कि मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। मेरा ये मानना है कि यार मैं वो ज़िंदगी जीता था, और जब मैंने उस चीज़ को सोचा भी पास्ट में जाके कि क्या मैं उस टाइम पे दुखी था, परेशान था, तो मुझे आंसर नो ही में मिलता था। मैं उस टाइम भी खुश था। उस टाइम भी 4-5 दोस्त होते थे, मस्त बाहर गलियों में घूमते थे, कहीं भी जाते थे, कुछ नहीं भी था तो भी मस्त थे। कोई ऐसा नहीं था कि मैं अपने आप को बहुत परेशान या बेचारा फील कर रहा था, बहुत खुश था। तो आज तो ईश्वर ने उससे कई गुना ज़्यादा दिया है, तो फिर ये तो कभी अंत ही नहीं होगा, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो मेरी जो बॉडी की प्रैक्टिस है और जो मेरा पास्ट है उससे मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं। तो मुझे अब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कोर के लिए कि मेरे मन को क्या अच्छा लगता है वो काम करना है तय। जैसे तब ना आप किसी का रेस्क्यू करने जाते भी हो, तो जैसे हम थोड़े ओल्ड एज लोगों को देखते हैं, वो थोड़े रिलक्टेंट होते हैं एकदम से कहीं जाने में, क्योंकि वैसे ही उनका इतना भरोसा उठ चुका होता है जो जो उनके साथ हुआ होता है उससे। तो वो आपको ट्रस्ट कर लेते हैं इजीली? ट्रस्ट कहते हैं कि जब हम नेक दिल से किसी काम को करते हैं ना, तो कोई भी ट्रस्ट करता है। बहुत चैलेंजिंग होता है, या अपने ऊपर भी लेके सोचो कि आप कहीं हो और कोई अनजान आदमी आपसे आए और बात करे कि चलो मेरे साथ, आपको गाड़ी में बिठाए ले जाए, आप कैसे जाओगे? तो उनको लाने के लिए ये चीज़ें तो फील करनी पड़ती है। मैं जब उनके पास होता हूँ, उनसे बात कर रहा होता हूँ, तो मैं अपना पूरा पोटेंशियल, पूरा बेस्ट दे रहा होता हूँ कि मुझे उनका अच्छा करना है। उनकी आंखों में आँख डाल के उनके साथ एक टच भी आदमी को फील करवा देता है कि ये टच हमारे केयर के लिए है या कि गलत के लिए है, जबकि होता एक सिंपल टच है। तो वो अगर आप अंदर से फीलिंग से अच्छा करने जाओगे ना, तो पूरी कुदरत आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेगी। हम जाते हैं, कई बार होते हैं मेंटली इल लोग होते हैं, वो पत्थर मार रहे होते हैं लोगों को, गालियाँ दे रहे होते हैं, उन सोसाइटी सब बोलते हैं अरे भाई उसके पास नहीं जाने का। हम जाते हैं, वो बहुत प्यार से हो जाता है। क्यों? उन्होंने, वो भी अपने रोड पे रहते हुए ना अपना एक कंफर्ट जोन बनाते हैं कि यार सब उनको तंग करते हैं, उनके थोड़े बहुत पैसे होते हैं छीन लेते हैं, सब तरह के लोग आते हैं उसको लात मारते हैं, भगाते हैं। तो अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं कि मैं पत्थर मारूंगा ना, थूक फेंकूंगा, गाली दूंगा तो मेरे पास कोई नहीं आएगा। वो उनका स्ट्रेटजी है। वैसे लोगों को हम जाते हैं, लेते हैं, बिठाते हैं गाड़ी में। अब देखो गाड़ी में बैठने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, फिर वो सही सही जवाब देने लगेंगे। फिर शेल्टर पे आते तो पूरे नॉर्मल हो जाते हैं। फिर वो हमसे, भले वो जो मेंटल था, लेकिन मेंटल तो है ही, लेकिन बहुत आराम से कामली ट्रीट कर रहा है। आ रहा है, बैठ रहा है, खा भी रहा है, बात भी सुन रहा है, बाल कटवा लिए, कपड़े पहन लिए, तो धीरे धीरे वो केयर और उस चीज़ के साथ उसको फिर ये फील हो जाता है शेल्टर पे आने के बाद कि नहीं यार ये तो अच्छे लोग हैं, तो इतना अच्छा तो मैंने सोचा ही नहीं था, अभी तक तो ऐसा मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। तो वो आपसे उसी वे में ट्रीट करेगा। बहुत बार क्या होता है, हम हेल्प करने जाते हैं, जो नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, उन्होंने भी अपना अनुभव शेयर किया। एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं, इनको कदर होनी चाहिए। आप गए रोड पे किसी व्यक्ति को, आपने उसको बोला लो ये हम आपको बिस्तर दे रहे हैं, उसने लेके ऐसे रख दिया, आपको लगा यार इसको केयर ही नहीं, उसने मेरे को थैंक यू नहीं बोला, इसको लगा नहीं मैंने इसकी इतनी बड़ी हेल्प कर दी, तो हम एक आशा के साथ गए, इसको तो इस चीज़ की कदर ही नहीं है। जबकि उनका कंफर्ट जोन क्या है, हम उनकी लाइफ को जब तक नहीं समझेंगे ना, वहाँ पे अपने आप को रख के नहीं समझेंगे, हमें नहीं समझ में आएगा। मैं फैमिली रेस्क्यूज़ करता हूँ, जो ब्रिज के नीचे फैमिली रह रही है, वो 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, उनका शादी भी हो गया और सब ब्रिज के नीचे ही हो गए। तो उनकी लाइफ में बहुत चीज़ें नहीं है, उनकी लाइफ में पंखे नहीं है, उनकी लाइफ में टीवी नहीं है, उनकी लाइफ में बाथरूम नहीं है, तो वो वहीं पे जी रहे हैं। अब उनको आप सडनली जाओगे, चलो हम शेल्टर रूम में लेके चलते हैं, आपको बढ़िया बेड मिलेगा, पंखे मिलेंगे, टीवी मिलेगा, तो कहेगा क्या करूँ मैं, मेरे को खुले में सोना मिलेगा, रात को थोड़ा पीने का दोगे आप, वो ऐसी बातें करेंगे क्योंकि उनका कंफर्ट जोन वो है। आपने उनको मान लिया, उनकी कंडीशन, जो आपको लग भी रहा है कैसी बातें कर रहा है, इसको क्या जरूरत हो सकती है, आपने एक टाइम के लिए हाँ बोल दिया, ठीक है आप जैसे बोलोगे वैसे ही करेंगे,
ठीक है, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाना, परेशान मत करना, क्योंकि आपका मकसद क्या है कि चलो इसकी ज़िंदगी जो है सो है, आज ये कमा ले रहा है 100-200, इसकी आगे वाली जनरेशन भी इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रही है। जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनको स्कूल नहीं मिल रहा है, वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं, वो भी तो अब उसी तरीके के लिए बन रहे हैं। तो हमारा जो शहर है स्मार्ट सिटी बन रहा है, डेवलप हो रहा है, कैसे होगा जब वो सब चीज़ें स्मार्ट नहीं होगी। आप डेवलप कर जाओ, अगर आपके वहाँ पे वो बच्चे हैं उनको कोई ऑप्शन नहीं मिला, वो पढ़े नहीं, टैलेंट, तो वो फिर क्या बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे, फिर आपको हार्म करेंगे। उनको सबसे इजी वे दिखेगा छीन लो, इससे आसान तो कुछ नहीं है, तो वो वही करेंगे, उनको डर नहीं है पुलिस का, जेल जाने का। तो हमको जड़ से सही करना पड़ेगा। उनको हम शेल्टर होम लेके आते हैं, फैमिली को, बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, वो रह रहे हैं, बेड पे सो रहे हैं, पंखे में सो, तो वो डिसिप्लिन करने लगते हैं। हमारे स्टाफ भी होते हैं, बोले सारे थूक दे रहे हैं कहीं भी, लाइट चालू करके चले, मेरे को कभी उन्होंने चालू किया ही नहीं है ना, थोड़ा टाइम दो, समझो। फिर एक टाइम बाद ऐसा होता है, अब उनको डेली नहाने की आदत हो गई है, बाथरूम मिल रहा है बढ़िया, रोज़ नहा रहे हैं, पंखे भी टाइम से बंद कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आते हैं शेल्टर में, उनकी स्पीचें सुनते हैं, बातें सुनते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो उनके मन में एक ड्रीम भी होता है, नहीं यार हमारे बच्चे भी ये बन जाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो अब उन्होंने सपने देखना शुरू कर दिया। फिर 6 महीने बाद आप उनको कहोगे ना कि अब शेल्टर से आप जाओ, तो वो इंसान कभी रोड पे नहीं जाएगा, क्योंकि उनके लाइफस्टाइल में फैन आ गया है, टीवी आ गया है, सोना आ गया है, और ये सब लाइफस्टाइल का ही गेम है। आप अपना कोई ऐसा रेस्क्यू बताओ, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे कि थोड़ा कन्विंस करना हार्ड होता है, बट अब आपने विद टाइम वो डेवलप कर लिया है कि अब आपके टच से, आपकी बातों से लोग कन्विंस हो जाते हैं और आपके साथ चल लेते हैं। बट कोई सबसे डिफिकल्ट रेस्क्यू जिसमें आपके लिए बहुत मुश्किल रहा हो, किसी भी दादा दादी को कन्विंस करना आपके साथ जाना? एक मेंटली इल था वो, मतलब पहाड़ों पे रहता था और ऐसे गंदे पानी नाली का पीता था, तो मैं गया उनके रेस्क्यू के लिए, वो नहीं आया, वो आना ही नहीं चाहता, वो मानसिक है, उसको वहीं पे मज़ा आ रहा है, वो पहाड़ पे ही रह रहा है, नाले में से पानी पी रहा है, गंदा खाना खा रहा है, कूड़ा खा रहा है। फिर मैंने उसको लेने गया, फिर मेरे को फीडबैक भी मिला, लोगों ने कहा यार इसको क्यों ले जा रहे हो, इसको कोई भी आश्रम वाले ले जाते हैं ना वापस छोड़ के आते हैं, ये नॉर्मल खाना नहीं खाता है, डस्टबिन में से ही निकाल के खाता है, और ये इस तरह से रहता है। मैंने सुना, फिर थोड़ा सा सही में यार परेशान कर देगा शेल्टर में दूसरे को, फिर नहीं ले जाऊँगा। उसको ले गया, वो आ ही नहीं रहा है। फिर थोड़ा सा मेरे साथ वाला था स्ट्रॉन्ग है, मैंने कहा चलो इसको उठा के रख लो, उसको उठा के गाड़ी में हमने फोर्सली डाला, तो वो आ गया वहाँ पे, फिर वो नॉर्मल हो गया, फिर वो कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा रेसिस्ट कर रहा है, उसके बाल काट रहे हैं, बड़े बड़े गंदे हैं तो रेसिस्ट कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, फिलिंग कटवा लिया, फिर नहला दिए, फिर वो भाग गया, बाउंड्री कूद के चला गया। फिर मैं दोबारा गया उसको वहीं पे, वो अपनी ही जगह पे पहुँच गया, फिर उसको मैं वापस लेके आया, फिर लेके आया ना तो वो नहीं भागा, अब वो नॉर्मल खाना खाने लगा। उसको लगा कि नहीं यार ये मेरे को यहाँ नहीं रहने देंगे, मैं बार बार आऊँगा, ये मेरे को बार बार ले जाएंगे, तो मुझे अब यहीं पे रहना है, तो वो अब वहाँ पे खाने वाने लगा। फिर समझो 6 महीने बाद उसकी फैमिली मिल गई, वेस्ट बंगाल का था, उसने वीडियो देखा, उसकी फैमिली आई, उसकी एक वाइफ थी, 3 बच्चे थे छोटी छोटी, और सब लोग वेस्ट बंगाल से फिर उसको लेने आए शेल्टर पे, उसको अपने साथ लेके गए। आज वो अपना बढ़िया खेती बाड़ी कर रहा है, बच्चों को भी देख रहा है। तो कोई चीज़ें हमें इनिशियली लगती है क्या होगा नहीं होगा, बस हमें अपना करते रहना है, रिजल्ट अच्छा ही होगा। इस पूरे करियर में सबसे हैप्पीएस्ट फेज कौन सा था, जब आपको दिल से लगा हो कि अब कुछ सही में अच्छा करा है? हर मोमेंट, हर फेज़ के जब लास्ट में जो है ना, मेरा मोटिवेशन, मेरा कॉन्फिडेंस और मुझे इस चीज़ में कंटिन्यू रखने का एक एडिक्शन है। जैसे जब मैं कोई भी टास्क को, कोई भी हेल्प को देखता हूँ स्टार्टिंग में, तो मेरा टारगेट ये होता है कि कोई रो रहा है तो लास्ट में हंसना चाहिए, उसका हाथ ऑटोमेटिक मेरे सर पे आना चाहिए, उसके मन से ब्लेसिंग निकले, और उसके लिए मैं बेस्ट करता हूँ। वो जो बोलता है सब चीज़ करता हूँ, आपको क्या चाहिए, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, सब चीज़ मैं दिल से फ्लो में करते रहता हूँ। और इस तरीके से नहीं कि मैं उन पे एहसान कर रहा हूँ, इस तरीके से कि मैं खुश हो रहा हूँ, ये मैं आपके लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो हेल्प करना भी बड़ी बात नहीं है, आप हेल्प के साथ उनको रिस्पेक्ट दोगे ना, कि हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। एक कहावत है, हम किसी के ऊपर उपकार नहीं करते हैं, अपने आप को उपकृत करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें वो काम करने का मौका मिला, बाकी हम कुछ नहीं होते हैं। अगर तरुण मिश्रा नहीं भी रहेगा तो दुनिया चलती रहेगी, उनका हेल्प होता रहेगा। हर किसी के दुख का, स्ट्रगल का एक टाइम होता है, उसके बाद कोई ना कोई जरिया उससे कनेक्ट हो जाता है। वो मैं हूँ या तीसरा हो या चौथा हो, कोई भी हो सकता है, तो वो उसकी खुशनसीबी है कि उसको जरिया बनाया गया है, वो सब कुछ नहीं हो सकता। तो बार बार लोग कहते हैं आप भगवान हो, आप भगवान। मैं कहता भाई भगवान तो बहुत दूर की चीज़ है, इंसान अगर इंसान बन जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, तो वही रहता है।
थैंक यू सो मच तरुण, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। कैसा लगा आपको रियलिटी पर आकर? काफ़ी अच्छा लगा और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और ख़ासकर सबसे स्पेशल चीज़ यही है, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, जिससे एक कहते हैं उसमें गहराई थी और मैं भी अपने लाइफ के उस पार्ट को बता पाया जो मैंने आज तक शायद किसी प्लेटफॉर्म से नहीं बताया। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और वैसे आपने पूरे पॉडकास्ट में ही बहुत ही हम्बल एक्ट करा है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आप मेरे लिए और सभी व्यूअर्स के लिए एक रियल लाइफ हीरो सच में हो। वो तो एक नज़रिया होता है, हम किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा हम कैसे देखते हैं हम पे डिपेंड करता है। बाकी हर चीज़ किसी न किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। तो ये हमारा नज़रिया होता है कि हम किस चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो बस लोगों का प्यार है। बाकी मैं तो अपने आप को नॉर्मली समझता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लग रहा है, तो अपने लिए कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और जल्दी हम ऑडियंस के लिए एक पार्ट 2 भी लाएंगे तरुण के साथ, तो जिसको भी पार्ट 2 चाहिए हमें कमेंट्स में बताओ। थैंक यू। आपको एपिसोड कैसा लगा, तरुण की जर्नी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही प्यार देते रहना। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।